तेजस्वी जी को शायद तो मुख्यमंत्री उम्मीदवार होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि राजद में भी बहुत संघर्ष किया है लोगों ने। राजद तो ऐसे ही वैक्यूम में नहीं बना था, बहुत सारे लोग थे उसमें जिन्होंने लालू जी के वक्त से झंडा ढोया है, तो उसमें से किसी को देना चाहिए था। अगर गरीबों के मसीहा हैं तो कायदे से तो ये होना चाहिए था। नमस्कार, नवयुग संदेश के लिए मैं शाम भट्ट। अभी हमारे साथ प्लूरल्स पार्टी की मुख्यमंत्री पद की दावेदार पुष्पम प्रिया मौजूद है। इनके बारे में आपको बता दें कि अभी तक राजनीति जिस तरीके से चल रही थी, इसको इन्होंने बहुत ही चेंज करने की कोशिश की है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले सवाल आपसे ये कि ये चुनाव आप पहली बार लड़ रही हैं, तो क्या अनुभव रहा है बिहार के चुनाव को लेकर? अलग अलग लोगों को लेकर अलग अलग अनुभव है। लोकतंत्र में जिस तरीके से चुनाव होने चाहिए उस तरीके से चुनाव नहीं हो रहे। जितनी फ्री एंड फेयर चीजें होनी चाहिए उतनी फ्री एंड फेयर चीजें नहीं है, और लोगों को लेकर जो अनुभव रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है। लोग बहुत ही अच्छे हैं। जब हम गाँव में जाते हैं और वहाँ पे धूप में भी मिलने के लिए आते हैं, बारिश हो जाती है, भीग जाते हैं, क्योंकि सब बस एक बेहतर जिंदगी चाहते हैं। हमने ऐसा भी देखा है कि कई बार जो दूसरे पार्टी के भी लोग हैं वो भी जब मिलते हैं तो बड़े उत्साह से मिलते हैं। तो लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही कोर्डियल हैं, एक दूसरे से प्यार से मिलते हैं। अच्छे अनुभव रहे। अच्छा, आप ये बताइए कि आप बोल रही हैं लगातार कि आप बिहार को बदलेंगी, तो विजन क्या है इसको लेकर? विजन जो है वो पूरा एक रोड मैप है। इसके लिए हमने एक मैनिफेस्टो निकाला, रिलीज किया है, जिसमें 2 पार्ट्स हैं। एक तो डेवलपमेंट संबंधित पार्ट है जिसमें 8 पॉइंट्स हैं, और एक दूसरा पार्ट है जो कि किस तरीके से सरकारें चलनी चाहिए, लोकतंत्र किस तरीके से चलना चाहिए, प्रशासन किस तरीके से चलना चाहिए, उससे संबंधित है, और उसमें भी 8 पॉइंट है। तो जो असली गुड गवर्नेंस होता है उसको किस तरीके से कर सकते हैं, वही हमारा एजेंडा है। और जो मेन उद्देश्य है वो 2 हैं। एक तो है कि हमें नौकरी लानी है। इसकी वजह से हमने बार बार कहा है कि 8 लाख सरकारी नौकरी और 80 लाख प्राइवेट नौकरी लानी है। वो कैसे आनी है उसके लिए वो 8 पॉइंट है। और दूसरा है कि हमें इंस्टीट्यूशंस बनाने हैं, अच्छे इंस्टीट्यूशंस, और वो इंस्टीट्यूशंस कैसे बनेंगे उसके लिए भी 8 पॉइंट्स हैं। आप थोड़ा डिटेल में इन पॉइंट्स के बारे में बता सकती हैं? डिटेल नहीं या शॉर्ट में आप? ठीक है, थोड़ा सा बताऊंगी। पहला पॉइंट जो है वो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है। आपको पता होगा कि हमारे यहाँ अभी अर्बनाइजेशन 10% है, जबकि जो विकसित राज्य हैं हमारे देश में, जैसे गुजरात है, उनका 50% तक अर्बनाइजेशन हो गया। तो हमें अर्बनाइजेशन को बढ़ाने की जरूरत है। वो करने के लिए हम 8 नए महानगर बनाएंगे, और जो 8 नए महानगर हैं वो अलग अलग जगह पे स्थित होंगे, वहाँ की विशेषताओं के अनुसार से। उसके बाद जो सड़कें हैं, जो कि आपको पता होगा बहुत ही खराब हालत में सड़कें हैं, उसका भी विस्तार करेंगे, उसको बेहतर बनाएंगे। इंडस्ट्रीज लगाएंगे, उद्योग लाएंगे। यहाँ पे उद्योग अलग अलग किस्म के होते हैं। आपको पता होगा हमारे यहाँ एग्रीकल्चर बहुत बड़ी एक चीज है, और पूरे विश्व में बिहार का जो जमीन है, हमारी जो धरती है, मिट्टी है, वो सबसे फर्टाइल, सबसे उपजाऊ जमीन है। लेकिन क्योंकि कोई भी मैनेजमेंट नहीं है, एग्रीकल्चर को, किसानों को, फार्मर्स को किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं है, इसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी उतनी होते हुए भी इतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाती लोगों के लाइफ पे। तो इस तरीके से चीजें करेंगे जिससे कि मार्केट लिंकेज बढ़े, लोगों को वो परेशानी ना हो। हम इंडस्ट्रीज जो है वो एग्रो बेस्ड लगाएंगे, कैश क्रॉप्स को बढ़ावा देंगे। जो हमारा राज्य कभी चीनी में नंबर 1 हुआ करता था, इसकी सारी चीनी की मिलों को इन्होंने पिछले 30 साल में बंद कर दिया है। हमारे यहाँ मिंट की भी खेती होती है, चाय की भी खेती होती है, बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ, लेमन ग्रास बनाते हैं। तो ये जो भी कैश क्रॉप्स है उनको हम सरकारी जो हेल्प उनको मिलना चाहिए वो देंगे। इंडस्ट्रीज का दर्जा देंगे। जब आप कृषि को इंडस्ट्रीज का दर्जा देते हैं तो जितने सारे फायदे इंडस्ट्रीज को होते हैं वो सारे कृषि को होते हैं। उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लगाएंगे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ही लेबर इंटेंसिव होता है, मतलब कि उसमें बहुत सारे लोगों को जॉब मिल सकता है। और जो बाकी के देश हैं उसमें ऐसे बहुत से देश हैं जिन्होंने टेक्सटाइल की वजह से उसको बहुत ही विकसित कर लिया, तो वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंटर है हमारा। महिलाओं को रोजगार देने की जरूरत है। 50% से भी ज्यादा हमारी जनसंख्या महिलाओं की है, तो शिक्षा देने की जरूरत है। अच्छी शिक्षा, यहाँ वाली शिक्षा नहीं, तो शिक्षा पे भी बहुत ही जोर देंगे। और शिक्षा का मतलब होता है प्री स्कूल से शिक्षा।
प्राइमरी स्कूल का हमने नाम सुना है, उससे पहले प्री स्कूल होता है। वहाँ से जो बच्चा है वो समझने और सीखने की उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो तब से उसकी क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि वो बिल्कुल टर्शरी एजुकेशन पे जाके खत्म, तो उस तक उस पर ध्यान देंगे। और जैसे एक बहुत स्ट्रांग कोरिलेशन होता है आप कितना एजुकेटेड है उसका और आपके समाज के विकास का। और एजुकेशन मतलब डिग्री वाला एजुकेशन, असली एजुकेशन जहाँ पे आप चीज़ों को क्वेश्चन करें, तो वैसा एजुकेशन देंगे, उससे बिहार का भी विकास होगा। और नौकरियों का भी बहुत स्ट्रांग रिलेशन होता है एजुकेशन से। इस पर बहुत सारे रिसर्च है, प्राइमरी रिसर्च, कि जो लोग जितना ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं उनको उतनी ज़्यादा सैलरी की नौकरी मिलती है। तो इसका सिर्फ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी ही होगा। और जो मैं कहती हूँ कि बिहार को नंबर 1 बनाना है, वो नंबर 1 बना पाएंगे। हाशिए पे जो खड़े लोग हैं, आपको पता होगा कि बहुत गरीब लोग हैं हमारे यहाँ, इसके लिए हमारे एजेंडा में ये है कि उनको मकान देने की ज़रूरत है। अभी तक हमारे यहाँ लोगों के पास मकान नहीं है, उनको मकान देंगे। वो जो नल जल योजना है वो जल नहीं है, अभी भी वो जल नहीं पहुँचा है, तो उनको पूरी सुविधाओं के साथ मकान देंगे और हर गरीब परिवार की महिला को नौकरी देंगे। आप ये बताइए कि क्या इतना कुछ करना 5 सालों के टेन्योर में मुश्किल है या आसान है? ये जाहिर सी बात है कि आसान तो नहीं है, तो फिर आप ये कैसे करेंगे? आसान नहीं है, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन करना पड़ेगा। मुश्किल भी नहीं है, या इसको ऐसे कहें कि नामुमकिन नहीं है, किया जा सकता है। मैंने ये जो पूरा रोड मैप बनाया है वो पॉसिबिलिटी किस चीज़ की होगी और कितनी प्रतिशत प्रोबेबिलिटी है उसको ध्यान में रख के बनाया है। इसको थोड़ा सा मैं आपको टेक्निकल तरीके से बताऊंगी। किसी भी पॉलिसी का इम्पैक्ट क्या होता है उसको पढ़ने का एक तरीका होता है जो हम इकोनोमेट्रिक्स में पढ़ते हैं। बहुत इकोनोमेट्रिक्स के तह में नहीं जाऊंगी, लेकिन कोई भी जो फैक्टर है उसका जो आपका अल्टीमेट गोल है उस पर क्या इफेक्ट होगा वो जानने की ज़रूरत होती है पॉलिसीज़ बनाने के लिए। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आसान नहीं होता पॉलिसीज़ बनाना। तो हमने वो सारे वेरिएबल्स जो हमारा आउटकम है उसको किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा उसको ध्यान में रख के पॉलिसीज़ बनाई हैं। और जो अल्टीमेट गोल है वो है बिहार को नंबर 1 बनाना। तो वो सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वो सारी वेरिएबल्स हैं जो बिहार को नंबर 1 बनाने में कंट्रीब्यूट करेंगी। लेकिन कितने समय में करेंगी वो सब अलग अलग वो डिफरेंस है उसमें। कोई जैसे स्कूल्स बनाने में उतना वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि स्कूल्स जो बिल्डिंग्स हैं स्कूल्स की जो कितनी नारकीय हालत में है, प्री फैब्रिकेटेड मटेरियल से बिल्डिंग बनती है दुनिया में, तो 6 महीने में हर जगह एक साथ स्कूल्स खड़े किए जा सकते हैं। हमारे यहाँ दिक्कत ये हुई है कि इतने लंबे अरसे से काम नहीं हुआ है कि लोगों को ये विश्वास ही नहीं होता है काम हो सकता है। हमारे यहाँ 15 साल से सड़कें बन रही, बस सड़कें ही बन रही हैं, वो भी ठीक से नहीं बन पाई। लेकिन मैं याद दिलाना चाहूँगी 45 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, 45 विभाग है, हर विभाग अपने अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है जी। उसके अलावा जो हमारा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है वो बिल्कुल नीचे तक है। हमारे PRIs हैं, PRIs के अलावा हमारे मेयर्स होते हैं जो कि शहरों में होते हैं, मेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है शहरों को लेकर। लेकिन अभी जो पूरा पावर है वो सेंटर में सेंट्रलाइज करके रखा हुआ है, मतलब मुख्यमंत्री आवास में ही सारा पावर सेंट्रलाइज है और जवाबदेही नहीं है, अकाउंटेबिलिटी किसी भी लेवल पे नहीं है। अगर गांव में भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मुखिया अकाउंटेबल नहीं होते, अगर शहरों में कोई प्रॉब्लम होती है तो मेयर अकाउंटेबल नहीं होते। इन सभी व्यवस्था को जैसे ही आप ठीक करेंगे ये काम बहुत तेजी से होगा। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, वो मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूँ। ये सोच के आई हूँ कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारा कोलैबोरेशन करना पड़ेगा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है डेवलपमेंट के, जो ढूंढ रहे हैं लोगों को कि उस पॉवर्टी ट्रैप में से हम लोगों को निकालें। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे पहली बार एक बात बताऊँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का आपने नाम सुना होगा। जी जी। तो 2020 से 2030 का अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक गोल, मेरा जो यूनिवर्सिटी है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, उसका भी अपना एक शेप द वर्ल्ड करके एक वो उसका हिस्सा है, उस गोल का हिस्सा है। तो जो भी उनका गोल है, अब ऐसे सोचिए कि विश्व 2030 तक अगर 17 चीजें अचीव करना चाहता है तो वो तभी अचीव होगा जब इस विश्व के जितने भी हिस्से हैं वो उसमें इंक्लूड होंगे। तो वो भी चाहेंगे कि वो असिस्ट करें, फाइनेंशियली असिस्ट करें, वो हेल्प करें। बहुत सारी स्कीम्स है सेंटर की जिसमें अगर आप उनसे पैसा मांगते हो, फंड मांगते हो, तो वो आपको देते हैं अगर आप प्रपोजल्स देते हो। तो ये पूरा जो होलिस्टिक प्लान है वो पूरा रोड मैप एक बहुत बड़ा सा शीट है
जिस पे ये पूरा बना है, और वो सारी चीजें ध्यान में रख के किया गया है कि 5 साल में कितनी चीजें अचीव होंगी और 10 साल में कितनी चीजें अचीव होंगी। इसलिए मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं 5 साल में सिर्फ कर दूंगी। जो प्लान है वो 10 साल का है, ये पूरा प्लान है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल आपसे ये है कि आप घूम रही हैं अभी बिहार में, तो आपको भी पता होगा कि नालंदा हो गया या फिर वैशाली की अगर हम बात कर लें, राजगीर, बोध गया, तो यहाँ से टूरिज्म डिपार्ट का बहुत कुछ निकल कर आता है, लेकिन चूंकि सड़कें नहीं हैं और उस तरह की सुविधाएं नहीं हैं, तो ये बिहार इन चीज़ों में पिछड़ा रह जाता है। तो इसको लेकर आप क्या कुछ करेंगी? ये आपने अच्छी चीज़ को कहा, क्योंकि मेरे मैनिफेस्टो में ये भी है जो मैं नहीं कह पाई थी। टूरिज्म के भी क्षेत्र में यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ 1 ही 2 साइट्स हैं जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जिनके अंतर्गत वो आ गया है, वो थोड़ा बहुत चल रहा है। जैसे महाबोधि महाविहारा है, वो अच्छे से अभी तक वेल मेंटेन्ड है, लेकिन सिर्फ एक स्ट्रक्चर वेल मेंटेनेंस से भी नहीं होगा। आपको पूरे उस एरिया को टूरिज्म का हब बनाना पड़ेगा। अभी हम केसरिया से कल आ रहे हैं, हमारे एक प्रत्याशी थे, उनके लिए वहां पे प्रचार करते हैं, अनु विवेक जी नाम है उनका। वहाँ पे केसरिया का भी स्तूप है, उस पे भी आज तक काम नहीं हुआ है। हमारे हर जिले में कोई न कोई टूरिज्म संबंधित चीज है। ये बहुत खास बात है बिहार में। आपको पता ही होगा कि बुद्धिज्म भी है, जैनिज्म भी है, सारे जो धर्म संबंधित भी चीजें हैं वो भी यहाँ है। उसके अलावा जो बाकी चीजें, कैमूर में जाइए, इतना सुंदर है, बेहतरीन है, पहाड़ियाँ, बिल्कुल। मुंगेर गए थे, वहाँ पे जो झील है, हवेली खड़गपुर का जो झील है, वो देख के बिल्कुल स्विट्जरलैंड के झील के जैसा लगता है। तो ये सारी चीजों पे नियत नहीं है काम करने की लोगों का, और विजन भी नहीं है। इसलिए मैं कहती हूँ कि एजुकेशन की भी बहुत जरूरत है। इसमें से बहुत लोग ये भी प्रश्न कहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग एजुकेटेड नहीं हैं। वो भी इस वजह से एजुकेटेड नहीं है क्योंकि सरकारों ने कभी एजुकेशन पे ध्यान ही नहीं दिया है। अगर हम एक शिक्षित बिहार बनाना चाहते हैं, जो बनाने की जरूरत है, तभी हम आगे बढ़ेंगे, तो शिक्षित सरकार अभी बनानी पड़ेगी। एक सवाल आपसे है कि आपकी पार्टी का नाम हो गया या फिर सिंबल को ले ले, तो काफी विरोधाभास दिखता है पब्लिक से। आप बिहार की पब्लिक से आप कैसे कनेक्ट कर पा रही हैं इसको लेकर? तो ये विरोधाभास क्यों? इसलिए आप मतलब क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बिहार में बहुत सारी चीजें जो हम पब्लिक के बारे में सोचते हैं शहरों में बैठ के, वो बहुत पूर्णतः सही नहीं होती। और मैं ये बार बार कहती हूँ कि हाँ, प्लूरल्स पार्टी का नाम है, क्योंकि प्लूरल्स का जो मतलब होता है वो कोई और वर्ड नहीं कह सकता। प्लूरल्स का एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हिंदी में इसको ये कहा जाता है, हिंदी में वो नहीं, वो बात है जो कि प्लूरल्स शब्द में जो उसका जो मतलब है। और भारत एक प्लूरलिस्ट कंट्री है। संविधान जब लिखा गया था तभी भी था, अभी भी है और आगे भी रहना चाहिए। थोड़ी मुश्किल होनी जरूरी है लोगों को, ताकि वो ये सोचें कि इस नाम का मतलब क्या है। और जब वो ये सोचेंगे तब हमारे देश में जो आज इतनी सारी समस्याएं हैं वो भी उनको पता चलेगी। इस शब्द का मतलब होता है, अगर बहुत ही सिंपल तरीके से कहूँ, तो हर जाति के और हर धर्म के लोग इक्वली इम्पोर्टेंट हैं, एक जैसे महत्वपूर्ण हैं, और एक साथ उनको शासन करने का अधिकार है। और मैं चाहती हूँ कि ये लोग सोचे कि क्या प्लूरल्स का नाम है, और गांव में नहीं दिक्कत होती लोगों को। अब तो आप सुनोगे लोगों को नारे लगाते हुए, जोरों से नारे लगाते हैं। ये नहीं फर्क पड़ता है कि कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो वैसे भी भारत में तो हम अंग्रेजी को गलत ही प्रोनाउंस करते हैं मोस्टली, तो उससे नहीं फर्क पड़ता है। उसका मतलब क्या है वो लोग समझते हैं कि नहीं, वो जरूरी है। सिंबल का जहां तक सवाल है, पार्टी हमने उसी तरीके से खोली जैसे कि बाकी सारे लोग अपनी पार्टी बनाते हैं। जो भी उसमें परेशानियां आई, बहुत परेशानियां आई, बहुत सारे लोगों ने कोशिश की कि पार्टी बने ही नहीं। हम शायद भारत की हिस्ट्री में पहली पार्टी होंगे जिसको बनने में इतना लंबा वक्त लगा, जबकि हमने कब का अप्लाई किया था। तो ये ऐसी चीजें हैं जो नेगेटिविटी है। अब एक ये इसमें ऑप्शन है कि इसी में घुस जाया जाए, कि सवाल पूछे जाएं कि आपने क्यों हमारे साथ इतना देरी किया। और शायद वो चाहते भी हैं कि हम इसी में घुस जाएं। ऐसा भी हुआ एक पॉइंट पे, मैं आपको बताऊंगी कि ये किसी ने ऑब्जेक्शन किया कि हमारे लोग जो है वो जिंदा ही नहीं। जो लोग पार्टी जब आप अपनी बनाते हैं तो उसमें बहुत से लोग होते हैं जो कि उनको एप्लीकेशन लिख के देते हैं, तो ये कहा गया हमारे लोग जिंदा ही नहीं। हम अपने लोगों को लेके गए और हमें दिखाना पड़ा कि ये रहे वो सारे लोग जो जिंदा हैं। तो बहुत परेशानियां हुई हैं, जिसकी वजह से सिंबल में भी प्रॉब्लम हुई है, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा तो दिमाग वाले हम लोग हैं
तो कोशिश की कि इसको भी कैसे हम तोड़ सके। तो हमने सबको कहा कि आप सेम सिंबल दीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा। जब तक हमारी पार्टी रजिस्टर नहीं हुई थी, जो पहले चरण का था, बहुत पहले रजिस्टर हो जानी चाहिए थी बट नहीं हुई, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ सिंबल को लेके। दूसरे चरण में जब आप रजिस्टर हो जाती हैं पार्टी, तो आपको प्रेफरेंस देते हैं सिंबल में। तो हमारे सारे प्रत्याशियों ने पहला चेस बोर्ड भरा है, तो मोस्टली 99.9% का आप चेस बोर्ड है। एक सवाल ये बताइए कि अगर आप जीत कर आती हैं तो सबसे पहले किस सेक्टर में काम करेंगी? सबसे पहला जो सुधार होगा वो किस सेक्टर में? सबसे पहले वहाँ पे बैठ के जो मुख्यमंत्री के पास जो अधिकार होते हैं, उन अधिकारों में जो पहले अधिकार का मैं उपयोग करूंगी वो ये होगा कि ऑर्डर निकालूंगी कि जितने भी सरकारी लोग हैं जो बंगलोज में रहते हैं, वो 24 घंटे के अंदर अपने बंगलोज खाली करें, और उनके घर के पीछे में जो स्लम है, उस स्लम के लोग उस बंगलों में तब तक रहें जब तक कि 6 महीने के भीतर हम उनको घर बना के ना दें। और बाकी जितनी भी चीजें हैं मैनिफेस्टो में, सब पे साथ में ही काम शुरू होगा। जी। पूरे रीस्ट्रक्चर की जरूरत जो होगी वो साथ में ही शुरू होगी। सब कुछ टोटल ट्रांसफॉर्मेशन करना है, वही करेंगे। अच्छा, एक सवाल आपसे ये कि आप किसी भी पार्टी का नाम नहीं लेती, या फिर किसी भी जैसे तेजस्वी यादव हो गए या फिर चिराग पासवान, आप किन्हीं के बारे में भी टिप्पणी करने से बचती आ रही है, इसके पीछे क्या कारण है? मुझे नहीं लगता कि मैं बचती हूँ। मैंने नीतीश जी की पॉलिसीज को बार बार उस पे वो किया, क्वेश्चंस उठाए हैं। नीतीश जी की सरकार, जब कोई भी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए आती है, चुनाव का यही मतलब होता है कि पिछले 5 वर्षों में जो काम हुआ उस पे चुनाव होते हैं। जो चुनाव का प्रावधान पूरे विश्व में है डेमोक्रेसी में, वो एक अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिवनेस का रिलेशनशिप होता है, जो पॉलिटिशियंस है उनके बीच में और जो जनता है उनके बीच में, कि आप कितना अकाउंटेबल थे और कितना रिस्पॉन्ड किया आपने। और उसके काम को देख के लोगों को सैंक्शन करते हैं कि जब आप ऑफिस में थे तो आपने 5 साल काम नहीं किया। ऑफिस में पिछले 5 साल से, हाँ ये बात सही है कि पिछला इलेक्शन महागठबंधन ने लड़ा था, तेजस्वी जी ने और नीतीश जी ने साथ में ही सरकार बनाई थी। तो इस बात पे मैं कहा करती हूँ कि आजकल तेजस्वी जी कहते हैं कि वो लोगों को नौकरी देंगे पहले कैबिनेट में, पर उनका पहला कैबिनेट तो है नहीं। और जब वो कैबिनेट में थे 1.25 साल से भी ज्यादा, 3 विभाग थे उनके पास, तब तो कोई नौकरी दिया नहीं। लेकिन उसके बाद से नीतीश जी की सरकार रही है पिछले 15 वर्षों में। और मुझे लगता है कि अगर मैं किसी से प्रश्न उठाना चाहूंगी तो वो नीतीश जी हैं जिनसे मुझे प्रश्न पूछने चाहिए। और ये चीज मैंने पहले भी कही और मैं फिर कहूंगी कि आगे क्या होगा वो तो जो भी होगा, लेकिन तेजस्वी जी को शायद तो मुख्यमंत्री उम्मीदवार होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि राजद में भी बहुत संघर्ष किया है लोगों ने। राजद तो ऐसे ही वैक्यूम में नहीं बना था, बहुत सारे लोग थे उसमें जिन्होंने लालू जी के वक्त से झंडा ढोया है, तो उसमें से किसी को देना चाहिए था। अगर गरीबों के मसीहा है तो कायदे से तो ये होना चाहिए था। सिर्फ इस वजह से आपको अगर कुछ मिल जाए या किसी परिवार से आते हो और दूसरी तरफ आप सामाजिक न्याय की बात करते हो, तो विरोधाभास तो यहाँ पे है, बहुत जबरदस्त विरोधाभास है। मतलब कि तो सिर्फ दिखाने वाली चीज हो गई। अगर आप सामाजिक न्याय के मसीहा हो तो ये कैसा न्याय है कि आपने समाज में किसी को सीएम का उम्मीदवार नहीं बनाया, लेकिन अपने ही घर के किसी सदस्य को उम्मीदवार बनाया। और जब बिहार के बारे में सोचे, मुझे लगता है कि बिहार का जो सीएम उम्मीदवार होना चाहिए वो थोड़ा पढ़ा लिखा उम्मीदवार होना चाहिए, क्योंकि अब बिहार को पढ़ा लिखा होने की जरूरत है, शिक्षित बिहार होने की जरूरत है। तो मैं बचती नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं व्यर्थ चीजों पे कमेंट करने से बचना चाहती हूँ, नहीं तो फिर वही पॉलिटिक्स हो जाएगी। इसीलिए पॉलिटिक्स में लोग ये नहीं देखते कि सामने वाले की क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि बकैती करने में हर आदमी यहाँ पे उस्ताद है, ये आपको भी पता होगा। तो बकैती कर करके लोग चुनाव तो जीत लेते हैं, लोग कहते हैं वाह क्या बोल रहे हैं, लेकिन असली परीक्षा शुरू होती है जिस दिन आप वहाँ पे बैठते हैं। और बैठ के अगर आपको नीतियाँ बनाने नहीं आती, जो नहीं आती इन्हें, तो वहाँ बैठने का कोई भी औचित्य नहीं। आखिरी सवाल ये है आपसे कि आप ये बताइए कि यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारे माध्यम से? जी, मैं यूथ को ये कहूँगी कि ये मौका है, आगे बढ़ते हैं। दुनिया बहुत आगे निकल गई। हम अक्सर ये चीज़ कहा करते हैं कि अच्छा वो तो लंदन है, या वो तो अमेरिका है, या वो तो फलाना देश है।
हम क्यों आज़ाद हुए थे? इन्हीं के जैसा बनने के लिए आज़ाद हुए थे। यही रियलिटी है कि हम वैसा बन सकते थे। चुनौती देने की ज़रूरत है और चुनौती लेने की ज़रूरत है कि हम भी उतने ही काबिल हैं जितना कि कोई दूसरा देश है और हम उनसे बेहतर कर सकते हैं, ना कि इस कुंठा में रहने की कि हम वो कुएं का मेढक बनने से काम नहीं चलेगा। दुनिया आगे बढ़ी है, इसमें कोई भी शंका नहीं है। दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है और ये मौका है, यूथ की जिम्मेदारी होती है। और जिम्मेदारी ही नहीं, सिर्फ एक अवसर होता है यूथ के पास कि आप शेप कर सकते हैं अपनी जगह। ये अवसर है शेप करने का। पास्ट में भी पूरे विश्व में जहां भी क्रांतियां हुई हैं, यूथ ने ही लाई हैं। और यूथ का मतलब किसी खास उम्र का इंसान नहीं होता। ये भी गलत सोच है कि अगर कोई इस उम्र का है तो वो यूथ नहीं है। यूथ का मतलब होता है जो ईमानदार व्यक्ति, जिसको परिवर्तन चाहिए, जो आदर्शवादी व्यक्ति, और ये किसी भी उम्र का हो जिसको बदलाव चाहिए, वो यूथ है। तो मैं उनको यही कहूंगी कि अब हम वो बिहार बनाते हैं जो हम डिजर्व करते हैं। जो डिजर्व करते हैं वो मिलकर बिहार बनाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।